आज आपको पता है जैसे राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू करा है और उसमें वो सवाल तो बहुत पूछते हैं, लेकिन जब उनको सवाल पूछा जाता है तो वो भाग जाते हैं या सवाल से बचते हैं या उसको डाइवर्ट कर देते हैं पूरे इशू को। तो राहुल गांधी की आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें मैंने 5 मुख्य बातें जो राहुल गांधी ने कही थी, मैं उस 5 मुख्य बातों पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहूंगी और राहुल गांधी की जो पूरी गुलाम गैंग है उनको जवाब देना चाहूंगी। कि राहुल ने पहली बात कही कि 2 महीने हो गए कोरोना को, और 2 महीने पहले जब लॉकडाउन फर्स्ट था तब मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि 21 दिन आप मुझे दे दो, 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। और ये कह के मोदी जी ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब लॉकडाउन 4। तो हम कहाँ हैं, हमारा तो लॉकडाउन पूरा, मोदी जी का लॉकडाउन तो पूरा विफल रहा, फेल्ड हो गया। तो मैं इस पे राहुल गांधी को ये जवाब देना चाहती हूँ कि भूल जाओ मोदी जी का, भूल जाओ बाकी का, तुमने अपने राज्य में क्या उखाड़ लिया वो बताओ। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आधा तो तुम्हारा था, अभी शिवराज जी को आए वो 1 ही महीना हुआ है, तब तक तो कमलनाथ जी थे वहीं पे। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पे, और मोर ओवर आपने क्या उखाड़ लिया अपने राज्यों में ये तो बताओ। महाराष्ट्र का अगर हम केस देखें तो भारत के टोटल केस में से महाराष्ट्र अकेला 40% केस लेके बैठा है, और मुंबई अपने आप में अकेले में 25% केस लेके बैठा है। और ये ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी को, पीछे पड़े हैं उत्तर प्रदेश के और गुजरात के। दूसरी इन्होंने बात कही, इन्होंने ये लॉकडाउन वाली बात पर इन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन फेल हुआ, तो तुम्हारे पास में क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए था? अगर लॉकडाउन नहीं करते तो और क्या सजेशन थे? आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लीजिए जो कि हाईली इन्फेक्टेड है कोरोना से, चाहे अमेरिका हो, ब्राजील हो, रशिया, स्पेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, इन सब के आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि दिसंबर से चला आ रहा है, दिसंबर से अब ये मई एंड आ गया है, तो मैं अंत ही समझूंगी। तो 6 महीना अगर हम पूरा लगा के देखते हैं तो पिछले 6 महीने में इन सब का आप आंकड़ा देखिए, इनकी पॉपुलेशन को इनके आंकड़े के साथ में संक्रमित केसेस के साथ कंपेयर करके देखिए, और उसके सामने भारत की जनसंख्या को संक्रमित केसेस के साथ तुलना करके देखिए। तो ये मेरा राहुल गांधी को जवाब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सेंटर। तो मतलब सेंटर क्या करे, आपको कितना सपोर्ट दे, मैं आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करती हूँ, अगर हर एक स्टेट की हम चर्चा करेंगे ना, इतना शायद वक्त नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में ही सरकार ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सेंटर ने 1600 करोड़ के किए, जिसमें वहां के गरीब, डिसेबल, विधवा औरतें, ये सब लोग आए हैं। गेहूं 1750 करोड़ का, 1750 करोड़, मैं फिर से फिगर बोलती हूँ, ये उनको पहुंचाया है नरेंद्र भाई मोदी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। चावल 2620 करोड़ के, दाल 100 करोड़ की, माइग्रेंट वर्कर को 122 करोड़ डायरेक्ट दी है। अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? इसके अलावा मैं फिर भी बोलती हूँ, इनकम टैक्स 3 महीने तक माफ कर दिया है कि आपको 3 महीने तक इनकम टैक्स आप नहीं भरना, भले ये ड्यू डेट हो गई है लेकिन आप मत भरिएगा, उसमें छूट दी। फिर कार लोन और होम लोन में इन्होंने 3 महीने की छूट दी कि एक्सटेंड कर दिए कार लोन और होम लोन। रेपो रेट कम कर दिया, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित कर दिया, और साथ में जो राशन कार्ड होल्डर नहीं है उनको भी मुफ्त अनाज देने का घोषित कर दिया। अब इससे ज्यादा राहुल गांधी आप बता दो क्या करे, क्या करे? आपको उनकी गोद में बिठा दे, या अपनी कुर्सी जो है वो आपको सौंप दे, या 10 जनपद वालों को कह दे कि आ जाओ पीएमओ को आप कैप्चर कर लो और आप ही सब हैंडल करने लगो। मतलब क्या समर्थन और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या देना चाहिए समर्थन? खुद 10 बस टाइम पे नहीं भिजवा सकते, मजदूरों को उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते, ट्रेनें खाली जा रही है महाराष्ट्र से, खुद का कुछ हो नहीं रहा है, बकलोली करवा लो इस राहुल गांधी से। तीसरा, ये बार बार मजदूर टारगेट करके बार बार उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 23 करोड़, उसके सामने महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कुछ होगी 12-13 करोड़ के आसपास, ठीक है? दोनों में आप कंपेयर करिए कि उत्तर प्रदेश के लगभग 6500-7000 के आसपास संक्रमित केसेस है, और उसके सामने आप महाराष्ट्र के केस देख लो तो 52,000 को महाराष्ट्र पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में श्रमिक को गंतव्य तक पहुंचाने और उनको वहां काम दिलवाने तक का योगी जी ने सारी स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर लिया है। पर इनसे एक छोटे से स्टेट देख लो कि 6 करोड़ का इनका स्टेट राजस्थान देख लो, या इनके महाराष्ट्र स्टेट देख लो, छोड़ो बाकी तो छत्तीसगढ़ और झारखंड भी ये नहीं संभाल पाए। इनके लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों की पॉइंट पर मैं आपको बताती हूँ कि 1 तारीख से, इस महीने की 1 तारीख से स्पेशल ट्रेन चालू करी थी
जिसमें 3060 ट्रेनें सरकार ने चलाई है, 40 लाख मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। और एक इनको देखो, इन्होंने उद्धव ठाकरे ने ब्लेम करा कि हमें सपोर्ट नहीं कर रही है सेंटर, हमें ट्रेनों की जरूरत है, हमें मजदूर गंतव्य तक पहुंचाने। तो सरकार ने पूछा भाई कितनी ट्रेनें तुम्हें चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। उन्होंने 1500 ट्रेनें यूपी में चलवाई, 1200 ट्रेनें बिहार में चलवाई। इन्होंने 145 ट्रेन की डिमांड करी उद्धव ठाकरे ने कल 25 तारीख को। रातों रात, कल रात तक मुंबई महाराष्ट्र में पूरी 145 ट्रेनें पहुंच चुकी थी। पूरा पीयूष गोयल जी के डिपार्टमेंट ने रात भर काम करके, दिन रात एक करके ट्रेनें पहुंचाई। और फिर हालत क्या हुई, आज शाम तक 5 बजे तक एक भी ट्रेन निकल नहीं पाई, जबकि बात हुई थी कि 85 ट्रेनें तो आज की आज निकलने को तैयार है। उद्धव ठाकरे ने कहा हमारे पास लिस्ट है, मजदूरों की लिस्ट है कि उनको कौन से गंतव्य तक जाना है, और अगले दिन 85 ट्रेन तो हम 24 घंटे के अंदर ही रवाना कर देंगे। अभी तक इन्होंने ट्रेन रवाना नहीं की, इनकी लिस्ट के ठिकाने नहीं है, एक मजदूर नहीं आया। क्यों नहीं इन्होंने मजदूर को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया? एंड मोर ओवर इन लोगों ने बसों की बात करी। प्रियंका वाड्रा ने, हमने जैसे देखा कि कहा कि 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी है पर योगी आने नहीं दे रहे। योगी ने बोला भाई तुम लिस्ट भिजवा दो। 4 दिन बाद ये लोग लिस्ट भिजवाते हैं, उसमें भी 1000 बस में से आधी से ज्यादा बसें तो सारी फर्जी, या 2 व्हीलर एम्बुलेंस के, रिक्शा वाले के नंबर, 4 व्हीलर के नंबर, और अब आधी बसों के ना तो इंश्योरेंस है, ना उसका कोई सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स, कुछ नहीं। ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं और ये मजदूरों के लिए कंसर्न दिखा रहे। भैया तुम्हें कंसर्न दिखाना है तो तुम पहले अपने स्टेट का तो दिखा दो। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ महाराष्ट्र, ये तो सब नहीं दिखा रहे। इनको बस पीछे पड़ना है अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के। अहमदाबाद से इतनी ट्रेनें रवाना करी है मजदूरों की, इवन बसें रवाना करी है इतनी मजदूरों की, पूरे नॉट ओनली अहमदाबाद, पूरे गुजरात में। पर इन लोगों की आप नालायकी देखो कि इन्होंने राजस्थान से मजदूरों को उत्तर प्रदेश भिजवाने के लिए रातों रात 36 लाख रुपए पेट्रोल के मांगे योगी सरकार से कि आप भेजो। मजदूर बस के अंदर बैठा हुआ है पर ये बस रवाना नहीं कर रहे। इतनी इनकी नालायकी, क्या इनको इतना भी ट्रस्ट नहीं है सरकार में कि भाई अगर तुम बस रवाना कर देते, अगर योगी जी थोड़ा लेट पैसा ट्रांसफर कर देते तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो योगी है जो बहुत खुददार है और उन्होंने पहले ही एडवांस में ही जमा करवा दिए थे 19 लाख और बाकी के बाद में जमा करवाए। ये इन लोगों की नालायकी है। अपने स्टेट में राहुल गांधी सर्वे करने नहीं गए, लेकिन बस इनको सड़कों पर कार में एक मजदूर को बिठा के लेके आएंगे खुद की कार में, उसी मजदूर को वो फुटपाथ पे उस महिला को बिठाते और उसी के साथ वो इंटरव्यू करते हैं। इनको लगता है कि दुनिया पूरी पप्पू है। कुएं के मेंढक को नहीं लगता कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो कुआं है, उसी तरह से पप्पू को ये लगता है कि सब लोग जो है वो पप्पू है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। इवन ये जो वाड्राइन है, जमीन चोर की बीवी प्रियंका वाड्रा, जो बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रही है मजदूरों के लिए, तो आज जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बड़ौदा से स्पेशल मजदूर के नाम पर, बड़ौदा में एक क्या बोलते हैं, एक एजुकेशन सेंटर चल रहा है मुस्लिम्स का जहां बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने मजदूरों के नाम पर स्पेशल ट्रेन चलवाई बड़ौदा से उत्तर प्रदेश की, और उस ट्रेन में कोई भी मजदूर नहीं था, सारे बच्चे थे। तो फिर उन बच्चों ने, कोटा वाले बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जिनको तुम्हें यूपी भिजवाना था? क्योंकि वो बच्चे हिंदू थे इसलिए नहीं भिजवाया। इनके कंसर्न सिर्फ मुस्लिम बच्चे रहते हैं। ये इन लोगों का दोहरा चरित्र है, ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोगलापन है। अब फिर ये राहुल गांधी ने नेक्स्ट बोला कि जीडीपी का 10% नहीं है, ये जो इन्होंने पैकेज, आर्थिक पैकेज घोषित किया है वो तो जीडीपी का 1% है। ये मूर्खानंद, इस बेवकूफ को कहती हूँ कि सबसे पहले इस मूर्ख ने ट्वीट करा कि ताली थाली से या दिया जलाने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी आपको आर्थिक पैकेज घोषित करना चाहिए, और वो भी कम से कम 5 से 7 करोड़ का, 7 लाख करोड़ का। मोदी जी ने 5 से 7 लाख करोड़ कांग्रेस का, ये राहुल गांधी खुद ट्वीट में लिख रहा है जो पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल करिएगा आपको वो ट्वीट भी मिल जाएंगे। मोदी जी 20 लाख करोड़ का घोषित करते हैं। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित करने के बाद यही पप्पू क्या कहता है, 20 लाख करोड़ का मोदी जी, इससे क्या होगा? ये 5 से 7 कह रहा है, नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ का घोषित कर रहे हैं और ये कहता है 20 लाख करोड़ से क्या होगा, आपको कम से कम 50 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित करना था। और ये पप्पू अब क्या ट्वीट करके कह रहा है, आज ये क्या बोलता है कि ये जो आर्थिक पैकेज है ये 10% भी नहीं है जीडीपी का, ये तो सिर्फ 1% है। तो मैं
इसको कहती हूँ कि ये खुद ही अपनी बात में इतना कंफ्यूज है कि 2 दिन पहले ये कुछ और बोलता है, तीसरे दिन ये कुछ और बोलता है, चौथे दिन ये कुछ और बोलेगा, और ये खुद ही इतना कंफ्यूज बंदा है कि इसको पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो इसको अपना स्क्रिप्ट राइटर चेंज करना चाहिए जो इसकी स्पीचेस लिखता है, क्योंकि वो इससे भी बड़ा पप्पू है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी स्पीच भी पढ़ने वाला पप्पू है, तो उसको कम से कम ये हटाओ तुम, ये सुरजे वाला उर्जे वाला को इन जैसे को बिठाया है तो फिर यही हाल तुम्हारे होने वाले हैं। आगे ये 5वां सवाल करता है गवर्नमेंट से कि आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है। एक तो इसका स्ट्रेटजी जैसे विमेन एम्पावरमेंट इसका चिपका हुआ है, वैसे ही इसका स्ट्रेटजी शब्द चिपका हुआ है। ये मोदी जी को सवाल करता है, तो ये मूर्खानंद श्री श्री 1052 रणछोड़, आज इसका नया नामकरण संस्कार किया है अर्नब गोस्वामी ने, रणछोड़ बाबा। पप्पू बाबा राहुल बाबा से इसको रणछोड़ बाबा बनाया, वो इसलिए क्योंकि आज इसको एक सवाल किया गया था, वो मैं आपको बताऊंगी क्या सवाल किया गया था। उस पे ये जो पप्पू जी है वो भाग गए, इसलिए इनको रन छोड़ यानी रन छोड़ के भागने वाला ये बंदा है। हो सकता है एफआईआर भी हो जाए, एक बार तो अर्नब पे एंटोनियो माइना बोलने पर एफआईआर कर चुके हैं, तो शायद रणछोड़ बोलने पर भी अर्नब गोस्वामी पे ये एफआईआर कर दे। तो ये मूर्खानंद कहता है कि स्ट्रेटजी क्या है। चलो मैं इनसे पूछती हूँ कि आपने क्या झंडे गाड़ दिए, महाराष्ट्र की बात करो और राजस्थान की बात कर लेते हैं। आपने क्या, चलो पंजाब तो भूल ही जाओ क्योंकि वो तो कैप्टन का स्टेट है, कैप्टन तुम्हें घुसने भी नहीं देता है, वो राहुल गांधी को कभी पंजाब में पैर रखने भी नहीं देता है, उसने इसके चमचे सिद्धू को भी निकाल दिया। सो आप इसकी तो बात पंजाब की तो आप हटा ही दो, अब राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और इसकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। इसने क्या उखाड़ लिया आप, जबकि इनके स्टेट को कंपेयर करो किसी और स्टेट की पॉपुलेशन और उसके आंकड़ों के साथ में, अरे राजस्थान से अच्छे स्तर पर तो अभी एमपी चल रहा है, जो कि आधा पार बिगाड़कर कमलनाथ ने दिया था। एमपी और उत्तर प्रदेश जो कि इतना 5 गुना बड़ा है, उसके आंकड़े आप उठा के देख लो। और एक अच्छा विपक्ष, में राहुल गांधी को यही सलाह देना चाहूंगी कि एक अच्छा विपक्ष वो होता है जो ऐसी कठिन परिस्थिति में सरकार का साथ दे, उसको खुद भी कुछ आइडियाज दे, उसकी हेल्प करे। लेकिन ये विपक्ष जो है, इससे बस बकलोली करवा दो उत्तर प्रदेश की, और पता नहीं ये क्यों हमारे गुजरात के पीछे पड़ा है, गॉड नोज। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ तुम्हारे पास क्या सुझाव है। तुम हर बार आके प्रश्न करते हो, तुम हर बार आके बोलते हो ये नहीं है वो नहीं है, तुमने क्या किया, तुम वो तो बताओ, तुम अपने गिरेबान में तो झांक के देखो। और आज जब किसी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि भाई महाराष्ट्र में इतने केस बढ़ रहे हैं और स्पेशली मुंबई में इतना केस क्यों बढ़ रहा है, तो राहुल गांधी ये कह के रन छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वहां पे वी आर नॉट की डिसीजन मेकर, तो वहां पे जो है वहां की गवर्नमेंट देख रही है। तो ये तो ऐसी बात हो गई इस लॉजिक से, तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी वो दिन मुझे देखना पड़े, पर वो लॉजिकली मैं इसको रिप्लाई देना चाहती हूँ कि कल को आप मान लो प्रधानमंत्री बन जाओ, तो अगर कोई डिफेंस मिनिस्ट्री पर सवाल करे या फाइनेंस मिनिस्ट्री पर सवाल करे या फॉरेन मिनिस्ट्री पे सवाल करेगा राहुल गांधी आपसे, तो आप तो यही कहोगे ना कि मैं तो पीएम हूँ, मुझे क्या मतलब है। आप डिफेंस का सवाल डिफेंस वाले से करो, फॉरेन का सवाल फॉरेन वाले से करो, फाइनेंस वाले का फाइनेंस वाले से करो, रेल मंत्रालय का रेल मंत्रालय से करो, आप तो ये कह के भाग जाओगे। एंड मोर ओवर में राहुल गांधी को और खास करके उद्धव ठाकरे को, हालांकि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे मेरी गिरफ्तारी करवा ले, क्योंकि उन्होंने कल ही एक नया कानून पास करवाया है, और उस कानून में यह है कि कोई भी कोविड यानी मतलब कोरोना से रिलेटेड सरकार के सामने कोई भी सवाल करेगा या कोई भी बात कहेगा या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई कुछ कहेगा तो उस पर एफआईआर होगी। मतलब ये तानाशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र मतलब बहुत ही खुशी से उछल उछल के नाच रहा है। ये लोकतंत्र की पराकाष्ठा कहा जाता है, शायद ये तानाशाही में नहीं आता, ये हिटलरशाही में नहीं आता। खाली मोदी जो है वो हिटलरशाही के पैरामीटर में आते हैं। बाकी अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना, एफआईआर करना, एक रिपोर्टर पर तेजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट करके महाराष्ट्र उसको राजीव गांधी को मास मर्डरर बोल दिया, तो उस पे एफआईआर करवा दी, 200 एफआईआर इस पे करवा दी अर्नब गोस्वामी पे। एक किसी ने भगवा झंडा लगा दिया तो आपने किसी मुसलमान की कंप्लेन पर उस पर एफआईआर करवा दी। तो ये लोकतंत्र, ये तानाशाही नहीं होती, ये लोकतंत्र कहा जाता है। तो आपको अगर लगता है कि आप मुझ पे भी कर लोगे तो मैं नहीं डरती हूँ, मैं बिंदास बोलती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि इन तीनों नमूनों को, कांग्रेस, एनसीपी और ये सोनिया सेना,
उद्धव ठाकरे भी पप्पू ही है। सो इन तीनों को गाली देकर या इनकी गलतियां बताकर या इनको इनकी जगह दिखाकर या इनके झूठ पर हम हमारा सत्य रख रहे हैं, तर्क के साथ में, प्रूफ के साथ में, वो करने के बाद में अगर हमें एफआईआर होती है और हमें जेल जाना पड़ता है तो मैं खुशी खुशी जेल जाना मंजूर है। मैं तो 3-4 दिन जेल में इनफैक्ट ज्यादा खुश होकर आऊंगी जब तक मेरी जमानत नहीं होती, तब तक कि तुम तीनों नमूनों को गाली देकर गई, और मैं बहुत फक्र से बाहर आऊंगी कि हाँ तुम लोगों को गाली देकर जेल जाना पड़े तो वो भी मंजूर है हमें। और आप लोग डरना मत, महाराष्ट्र वाले और जो मुंबई वाले, इनको बोलते रहिए एफआईआर के डर से डरने की जरूरत नहीं है। सो कम टू द पॉइंट, ये कहते हैं कि हमारा हम तो मतलब उसमें है ही नहीं, उद्धव चला रहा है, हम तो खाली सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है स्टेट गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में, वो शायद सोनिया अम्मा के यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने बैठे होंगे, या फिर वो सारे 11 मंत्री नाम के हैं और शायद मातोश्री में झाड़ू पोछा लगाने बैठे होंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हो ना कि आपका तो कोई होल्ड नहीं। तो फिर ये 11 मंत्री जो आपके कैबिनेट में, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, कर क्या रहे वो लोग। और मोर ओवर उद्धव ठाकरे की मैं एक बात आपको बता दूं कि शिवसेना 40 साल से बीएमसी संभाले हुए, 40 साल से सबसे बड़ा कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का, जहां सबसे ज्यादा फंड कलेक्ट होता है। इस बंदे ने अभी तक वहां की गटर पानी का ड्रेनेज व्यवस्था भी ठीक नहीं कराई है। हर बार बारिश में वहां पे क्या हालत होती है हमें पता है। इसके सामने आप गुजरात में देखो, आप अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखो, आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखो, इवन हमारे शहर में भी हर जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने इतना अच्छा काम किया और इतना बैलेंस्ड किया है कि अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ आ भी रहा है तो उनको बाहर 30 किलोमीटर पहले ही क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए और वहीं पे उनको रखा जाता है। सिटी में तो हमारा अभी तक स्प्रेड भी नहीं हुआ है कोरोना, मैं आपको बाय द वे बता दूं। तो इनकी बीएमसी क्या कर रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बस ये 24 घंटे इनकी जो ये पूरी टीम है, इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री और ये तीनों नमूने जो है, ये सोनिया सेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये यही देखते हैं कि ट्विटर पर कौन इंसान हम तीनों को गाली दे रहा है, बस उसके खिलाफ एफआईआर करो, इनसे ये करवा दो, ये करेंगे। इनके एवज में वो पंकज पुनिया हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे धर्म को, मोदी जी को इतनी गंदी गाली देता है, इतनी गंदे शब्द का इन्होंने संघ वालों के लिए प्रयोग किया, पर वो चलता है। अलका लांबा योगी जी और मोदी जी के बारे में इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा ट्वीट करती है, इतना गंदा वीडियो लगाती है और नामर्द जैसे शब्द का प्रयोग करती है, पर वो बोलेंगे वो चलता है। लेकिन अगर हमने इनके आंकड़े इनके मुंह पे मार दिए तो इनकी बस सुलग जाती है। अब राजस्थान की मैं आपको बात करती हूँ। इनका ध्यान इनके स्टेट में नहीं, अभी यूपी में कहीं रेप हो जाएगा ना, ये प्रियंका वाड्रा पहुंच जाएगी, पर राजस्थान में कंटिन्यू, आपको पता नहीं होगा, कंटिन्यू जब से अशोक गहलोत आए, कंटिन्यू सामूहिक बलात्कार के दुष्कर्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें भी दलित लड़कियों का इतना बलात्कार हो रहा है, और वो भी यही कर रहे हैं जो इनके बहुत करीबी है, जो ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी वाले। वैसे मैंने माइनॉरिटी वालों को एक नया नाम दिया है, जैसे मैं ये चांडाल चौगड़ी को जो मैंने नाम दिया है ना, कम्युनिस्ट, बॉलीवुड, मीडिया और अपोजिशन, इनको मैं चांडाल चौगड़ी कहती हूँ। वैसे ही आप इनको शांति दूत मत कहिए, या आप इनको समुदाय विशेष मत कहिए, आप इनको जिहादी कौम कहिए। आप जिहादी कौम कहिए, आप इससे ब्लॉक नहीं होंगे, आप सस्पेंड नहीं होंगे। सो मैं अब जब भी जिहादी कौम कहूंगी तो आप समझ जाना कि मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो इसी कौम के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किए दलित लड़कियों के, पर वहां इनको फुर्सत कहाँ है। वहां ये जो सारे तथाकथित दलित ठेकेदार है वो नहीं दिखते। वहां ये प्रियंका वाड्रा कैंडल लेके नहीं जाती, क्योंकि राजस्थान स्टेट है ना, प्रोपोगेंडा तो तब होता है जब स्टेट भाजपा का होता है। अब मैं 10 जनपद के जो दलाल पत्रकार है, जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढिंडोरा पीटते, और उसी पर इन लोगों ने एक पाताल लोक पूरी एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज एक अमेजॉन प्राइम पे बना दी, जिसमें ये लोग हाईलाइट कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी कैसे खत्म हो गई है। तो उनको मैं पूछती हूँ कि अर्नब जब बोलता है, या अमिश देवगन बोलता है, सुधीर चौधरी बोलता है, रोहित सदारना बोलता है, तो क्या इनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? आप क्यों केस करते हो इन लोगों पर? अगर जिगरा है तो फेस करो। और आपके सामने उस राजदीप सरदेसाई के सामने उसने एंटोनिया माइनो बोल दिया, तो राजदीप सरदेसाई बिलबिला गया जैसे कि उसकी माँ को किसी ने गाली दे दी हो, ऐसे उसके एक्सप्रेशन थे। और वो इतना बिलबिला गया था उस जो मतलब उस वक्त प्रवक्ता थे उन पे। तो इन ओवरऑल मैं इन शॉर्ट यही कहूंगी कि इन लोगों को पालघर घटना जो संतों की हुई उसमें इनको ट्वीट करने में टाइम नहीं मिलता है। पालघर मामले में जो वकील रखा गया था उसकी मैं बोल रही हूँ ना, ये भले इन्होंने कार एक्सीडेंट दिखाया है बट वो संदिग्ध है,
उस पे ये नहीं बोलते। वहां पे राजस्थान में एक बहुत ही ईमानदार होनहार एसएचओ आत्महत्या कर, अब उसकी भी संदिग्ध मौत हुई है, ये आत्महत्या बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इतने सीनियर लेवल का बंदा आत्महत्या कर सकता है। जब जो दुश्मनों से और इन जिहादियों से लड़ सकता है, क्या वो इतना कमजोर है कि वो आत्महत्या करेगा? पर वहां पे ये कुछ नहीं बोलते हैं इनके लिए। पर घोड़े की टांग अगर अहमदाबाद में टूट जाती है, किसी घोड़े की टांग टूट जाती है, तो उसका ये मुद्दा बनाते हैं और वहां पे उनके अफसर बोल रहे हैं कि हमें इस रायगढ़ चौकी से हमें ट्रांसफर करवाओ, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, कांग्रेस के एमएलए इतना ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, पुलिस वहां पर काम नहीं कर सकती है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल उन लोगों पर टॉर्चर बढ़ाया जा रहा है, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं या पता नहीं उनकी संदिग्ध मौत हो रही है, जो भी है मुझे नहीं पता रीजन। तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। इसने एक वो नहीं किया, नांदेड़ में संत की अभी हत्या हुई 2 दिन पहले, तब ये इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। तो मैं इन 10 जनपद के दलाल पत्रकारों से और ये राहुल गांधी यानी रणछोड़ बाबा की पूरी टीम को इनसे कहना चाहती हूँ कि आप हमें पप्पू यहाँ पे लिखा है ऐसा भूल मत करिएगा। ये हम सोशल मीडिया पे आप लोग है ना कुछ ही घंटों में एक्सपोज हो जाते हो। तो अपनी जो नेहरू और इंदिरा गांधी और अपने पिताजी के जमाने का जो वक्त था जिसमें आप लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लेवल पर पहुंच चुके हो, तो आपको लगता है कि अब आप बना दोगे। और मोर ओवर ये प्रियंका वाड्रा का बेटा, क्या नाम है उसका, जो भी है, वो हर इंसान अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम लिखता है, या अपने कोई महिला होती है तो अपने पति का नाम लिखती है। लेकिन ये जमीन चोर का बेटा उस वाड्रा का, वो अपने नाम के पीछे प्रियंका लिख रहा है। और क्यों लिख रहा है कोई अपनी माँ का नाम? क्या तू अपने बाप की औलाद नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। या शर्म आती है तुम्हें रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखने में? या तुम अपनी माँ के नाम से पहचाने जाने चाहिए? तो मतलब ये है कि कुछ भी हो, घूम फिर के सुई तुम्हारी गांधी परिवार पे आके इकट्ठी होती रुकती, और तुम्हें ऐसा लगता है कि इस एक सरनेम पर तुम्हें लगता है कि तुम सत्ता हासिल कर दोगे। तो भूल जाओ, ये आज का जमाना है। और हम जैसे लोग जब तक जिंदा है ना, तुम जैसे लोगों को टिकने नहीं देंगे। तुम्हारी बैंड इसी तरह से हम लोग बजाते रहेंगे। तो मुझे यही कहना था, मैंने आप तक वो बात पहुंचाई। तो यही सारे जो तर्क है मुंह पर मारिएगा इन गुलाम गैंग के, और कांग्रेसी चाटुकरों के 10 जनपद वालों की, जो इटालियन अम्मा है उसकी जो सैंडल चाटते हैं ये 10 जनपद के दलाल पत्रकार और ये सोनिया सेना वाले, उनके मुंह पे मारिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।